हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइप डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। एमपीसी 002 की सीरीज चल रही है जिसमें हम ब्लॉक 1 कंप्लीट कर चुके हैं जो कि प्रीनेटल इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के बारे में था। डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट को हमने समझा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड किया। आज हम शुरू करेंगे ब्लॉक 2 जिसके अंदर 4 यूनिट्स हैं। मैं आपको पहले दिखा रही हूँ कि डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली स्कूल ईयर्स 6 to 11 ईयर्स का जो फेज होता है इसको हम बोलते हैं अर्ली स्कूल ईयर्स, और ये ब्लॉक 2 इसमें पूरा कवर होगा। फटाफट से मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस ब्लॉक के अंदर जो 4 यूनिट्स हैं वो क्या क्या हैं। पहले यूनिट फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करेगी, सेकंड यूनिट कॉग्निटिव सोशल इमोशनल मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बात करेगी, थर्ड यूनिट में स्कूलिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, और फोर्थ यूनिट में हम बात करेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, ये पूरा पूरा ब्लॉक यानी 4 यूनिट्स सिर्फ और सिर्फ अर्ली स्कूल ईयर्स के ही बारे में है। तो जो यूनिट्स रहेंगी वो हम आज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट को मैं देखूंगी कितनी बड़ी है और उससे कितना पार्ट्स में मुझे करना है। अब कितने पार्ट्स की बात तो अब रह नहीं गई है, आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम यूनिट हम 1 वीडियो में कवर करते चल रहे हैं। फर्स्ट पेपर जो था हमारा वहां हमें 3 वीडियोस में भी डिवाइड करना पड़ रहा था क्योंकि वो टॉपिक ही ऐसे हैं, वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी नए हैं और बिल्कुल जो कंटेंट है वो थोड़ा सा लैंग्वेज उसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है बच्चों के हिसाब से, तो इसलिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने वहां पे किया था, वरना कहीं पर भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो मैक्सिमम किसी यूनिट को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। अब जैसे ये जो टाइम अब जा रहा है ये इंट्रोडक्शन में जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीज हो जाती है, इस वजह से भी हमें कहीं कहीं पे वीडियोस को 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ता है। बाकी तो यूनिट्स ऐसी हैं कि 1 वीडियो में आराम से कवर हो जाएंगी। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है ब्लॉक 2 में वो ये है कि सब कुछ अर्ली स्कूल ईयर्स के बारे में है। तो चलिए फिजिकल वाली ओपन कर लेते हैं इसको और देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, चलिए थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ पहले स्क्रीन को आपके हिसाब से कर देती हूँ। यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ कैसे होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, मोटर डेवलपमेंट, बॉडी प्रोपोर्शन, जो भी पॉइंट्स हैं इनको आज हम कवर करेंगे। टोटल 14 पेजेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो हो सकता है इस यूनिट को हम 2 पार्ट में कवर करें। और अभी आपके कन्वीनियंस के लिए मैं जरा स्क्रीन को एडजस्ट करती हूँ आपके लिए जिससे कि आप आसानी से समझ पाए। तो यूनिट 1 हम बिगिन करेंगे विच इज फिजिकल डेवलपमेंट, और ये ध्यान रखिएगा कि हम अर्ली स्कूल के बारे में ही बात कर रहे हैं। प्री स्कूल और अर्ली स्कूल 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो चाइल्डहुड का पीरियड है यानी कि 2 साल से लेके शुरू हो जाता है, 2 से 6 ईयर्स का जो फेज था वो हमने प्री स्कूल में पढ़ा था, और 6 to 11 जो है वो हम अर्ली स्कूल में पढ़ेंगे। तो कैसे फिजिकल ग्रोथ होती है, बॉडी का साइज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ईयर वाइज हम पढ़ेंगे, मोटर स्किल्स डेवलपमेंट में क्या होते हैं, सब बातें पढ़ेंगे। इनको फटाफट से आगे आ ही जाते हैं। एक चीज आपको बता दूं, आज के यूनिट में आज का जो वीडियो रहेगा उसमें हम देखिए, पहले तो एक और बात बस से भी पहले ही बता दूं कि पता नहीं ये वीडियो 1 पार्ट में होगा या 2 पार्ट में, बेस्ड ऑन द लेंथ और मेरा थ्रोट कितना अलाउ करता है इसके हिसाब से होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रही थी वो ये कि इस वीडियो में आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद करने वाले हैं, रट्टाफिकेशन वाले हैं। आपकी कैपेबिलिटीज हैं, अगर आप उन्हें याद रख पाते हैं बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में लिख सकते हैं, पर काफी हद तक चांसेस ये हैं कि आप याद नहीं रख पाएंगे। और जो पॉइंटर्स हैं वो हैं जो ज्यादातर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जरूरी होते हैं। आपके डिस्क्रिप्टिव में अगर आप वो सब नहीं लिखेंगे ना तो चलेगा, क्या क्या है वो जहां पर आएगा वहां पर मैं आपको बता दूंगी। तो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली स्कूल ईयर्स विच रेंजेस फ्रॉम 6 to 11 ईयर्स, ये टाइम जो है इसको मिडिल चाइल्डहुड भी कहते हैं। मिडिल चाइल्डहुड का पीरियड जो होता है 5 to 6 से लेके लगभग एज से 11 to 12 ईयर्स के एज का होता है। इस टाइम पर भी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस टाइम पर भी फिजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। आपने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि ये जो पूरा चाइल्डहुड का फेज होता है इसमें फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, और ब्रेन के बारे में भी हमने अंडरस्टैंड किया था। तो ये सब कुछ यहाँ पर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको थोड़ा सा रीडिंग करनी है, कर लीजिएगा, आपके मतलब की ये चीजें हैं, वरना चीजें वो हैं जो आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। अब फिजिकल ग्रोथ कैसे होती है अर्ली स्कूल ईयर्स में, क्या क्या होता है। सबसे पहले तो बॉडी साइज की अगर हम बात करें तो हाइट और वेट में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। गर्ल्स और बॉयज, थोड़ा जेंडर का भी रोल यहाँ रहता है। कभी कभी हम देखते हैं गर्ल्स जो है वो थोड़ा ज्यादा स्पीड में ग्रो कर जाती हैं, हाइट जल्दी पकड़ लेती हैं। वेट के हिसाब से भी गर्ल्स का ज्यादा रहता है। लड़के जो होते हैं वो थोड़ा रुक रुक कर वहां पे उनकी फिजिकल ग्रोथ होती है। रुक रुक कर मतलब ये हो गया थोड़ा स्लो होती है। लेकिन फिर अगेन ये पर्सन टू पर्सन, बच्चे टू बच्चे वेरी करेगा चीजें जो है वो चेंज होती रहेंगी। मैंने अभी इंटीमेशन दिया ही था कि मेरा थ्रोट कितना अलाउ करेगा, उसने प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी है वीडियो की बिगिनिंग से ही। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ पे जो वैल्यूज देख रहे हैं, ये मुझे ना तो जबरदस्ती रीड करके आपका टाइम किल करना है, आप इसको रीड करेंगे और जो भी पॉइंटर आप इसमें से नोट कर पाते हैं, याद रख पाते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अगर आप इन वीडियोस को रेफर कर रहे हैं
तो भी आपको ये पॉइंटर्स खुद से बनाने पड़ेंगे कि किस एज तक आते आते कितने हाइट और कितना वेट हो जाता है। इसी की मैं बात कर रही थी। ये देखिए यहाँ पे दिया है ना कि गर्ल्स और बॉयज का जो है हाइट जो है वो लगभग कितनी कितनी होती है, लगभग लगभग, बाकी चेंज हो जाती है थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे, और ये अप्रोक्सीमेशन में है सारी वैल्यूज, ये आगे पीछे हो सकती हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान में चाहें तो रख सकते हैं। और मैंने आपसे कहा ही था कि इग्नू के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है इसे याद रखना, और ये इतना ज़रूरी भी नहीं है। तो अब मैं मतलब की बात आपके कह ही देती हूँ कि इतना प्रेशर मत लीजिएगा, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे आप कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, वैसा आप लिख सकते हैं कि वेट और हाइट कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। देखिए लिखा ना कि वेट और हाइट जो है वो कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। तो इसीलिए ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये अप्रोक्सीमेशंस में दिए हैं, और वो कौन-कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो वो फैक्टर जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिनके बारे में हरलॉक ने भी डिस्कस किया है। क्या-क्या हैं? फैमिली इन्फ्लुएंसेस, न्यूट्रिशन, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हेल्थ, एंडोक्राइन फंक्शनिंग, सेक्स। ये हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं। तो फैमिली इन्फ्लुएंसेस का हाइट वेट पे क्या फर्क पड़ सकता है? बड़ा सिंपल है कॉन्सेप्ट कि सीधे सीधे जेनेटिक फैक्टर्स का फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा जो शॉर्ट हाइटेड पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे बिल्कुल अलग तरीके से लंबे नहीं होते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत उनकी हाइट बढ़ जाए, उतनी उस हिसाब से ना हो जितना उनके पेरेंट्स की है, थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस रहते हैं, मगर मैक्सिमम केसेस में बात करें तो यही होता है। जैसे पेरेंट्स अगर लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं, पेरेंट्स शॉर्ट हाइटेड हैं तो होते हैं। तो वो फैमिली इन्फ्लुएंसेस में आ जाता है कि जो भी जेनेटिकल फैक्टर जो होंगे वो रोल प्ले करेंगे। तो हाइट वेट इस तरीके से फर्क पड़ता है। वेट के केस में भी यही होता है। ज्यादातर आप देखते हैं मदर या फादर में से कोई भी थोड़ा सा हेल्दी होते हैं वेट वाइज, तो वो बच्चों में चीज देखने को मिलती है। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। न्यूट्रिशन जैसा मिलेगा बच्चे को उसके हिसाब से उसकी हाइट भी बढ़ेगी और वेट पे भी फर्क आएगा। तो न्यूट्रिशन एक फैक्टर हो जाता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस कैसे हो सकता है? इमोशनल डिस्टर्बेंस का मतलब ये होता है कि अगर मदर ने कंसेप्शन के पूरे फेज में, प्रेगनेंसी के फेज में वो बहुत इमोशनल स्ट्रेस में रही है, बहुत प्रॉब्लम्स में रही है, तो वो चीज़ें आगे चल के बच्चे के अंदर देखने को मिलती हैं। तो उस वजह से भी बच्चे का जो पूरा फिजिकल सिस्टम है वो मूव कर सकता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में न्यूट्रिशन वाला पार्ट कनेक्ट हो जाता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का हाइट और वेट से क्या लेना देना है कि कोई बहुत अच्छे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले होंगे तो उनकी हाइट ज्यादा होगी। ऑफ कोर्स ये लाइन बहुत ज्यादा स्टूपिड लग रही होगी आपको, ऑफ कोर्स है भी, मैं इसीलिए जान के बोलूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाए इस बात को। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का न्यूट्रिशन से कनेक्शन है, क्योंकि जो जो फैमिली में या जिन फैमिलीज में अच्छे से देखिए घर में अगर अच्छे से पैसा आएगा तो उसे खर्च भी करने का तरीका अच्छा होगा, और वो कहाँ होगा? सभी चीज़ों में होगा। तो हर चीज़ की वजह से बच्चे की ओवरऑल हेल्थ पे फ़र्क आएगा। हेल्थ भी फिर कनेक्ट हो जाती है। हेल्थ का मतलब क्या है? जो बच्चे जिनकी हेल्थ अच्छी रहेगी उनके ऊपर हाइट और बॉडी वेट अच्छा रहेगा। आप देखते हैं ना, अगर बच्चे को बचपन से ही अच्छे से खाना दिया जा रहा है, अच्छे से सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो उसकी हाइट, वेट, बॉडी बिल्ड अच्छी रहती है। एंडोक्राइन फंक्शनिंग, फिर बाकी चीज़ें होती हैं कि किस तरह से जो बॉडी हार्मोन्स हैं उन पर कैसे फंक्शनिंग हो पा रही है, तो उसका इफेक्ट आ जाता है। आप ये नोटिस कर रहे होंगे पॉइंट कनेक्टेड हैं, लेकिन हमने उनको अलग अलग पॉइंटर्स बना के यहाँ पे लिखा है। सेक्स, गर्ल्स और बॉयज में थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है, क्योंकि प्यूबर्टी गेन करने का जो फेज होता है वो दोनों के लिए डिफरेंट हो जाता है। एक एज टाइम तो आसपास होता है, लेकिन कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। 11 ईयर्स में भी हो सकता है, कई बार कुछ किसी डिले की वजह से 14-15 ईयर्स तक भी नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जो बॉडी हाइट, वेट, ये सब चीजें उस पर कनेक्ट हो जाती है। ओके देखिए यहाँ पे लिखा भी है, द साइज एंड ग्रोथ रेट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर कंपेरेबल अंटिल एज 9 एंड देन गर्ल्स बिगिन टू ग्रो मोर रैपिडली देन बॉयज। 9 ईयर्स के बाद लड़कियों की हाइट ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है, लड़के थोड़े छोटे रह जाते हैं, लेकिन फिर एक पॉइंट पर आके बॉयज के साथ भी सेम चीज होने लगती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हाइट और वेट का हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ये सारी बातें हैं, आपको क्विकली समझनी है, ज्यादा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पॉइंटर्स की हमने बात कर ली, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब आती है यहाँ पे बातें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट ईयर वाइज कैसे होता है 6 से 11 ईयर्स में। ग्रोथ क्या है आपको पता है? फिजिकल चेंज होता है, साइज में इंक्रीज होना, ये सब ग्रोथ है। इट कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं कितना ग्रो हुआ है, किसी की हाइट में कितना डिफरेंस आया है। कोई बच्चा पहले 40 केजीज का था, 45 केजीज का हो गया, तो हम बता पाएंगे कि वो डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिवली हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ के इंडिकेटर्स क्या क्या हैं? हाइट, वेट एंड डेंटेशन, मतलब बच्चे के दांत भी हम काउंट कर सकते हैं, वो भी इसमें काउंटिंग में आता है। ग्रोथ रेट्स वेरी ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कई बार प्रीनेटल में काफी रैपिड होता है, नियोनेटल, इन्फेंसी, एडोलेसेंट में धीरे धीरे वो जो है स्लो भी हो जाता है। ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट इज एन इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फंक्शन एंड स्किल प्रोग्राम। जब हम
डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है, जो स्किल्स होते हैं उनको दिखाता है। अब जब हम बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 ईयर, 6.5 ईयर, 6 से प्यूबर्टी तक, 6 से 11 ईयर्स तक, यहाँ पे हाइट फीमेल्स की 45 इंचेस तक रहती है। एवरेज वेट जो है वो फीमेल्स का 43 पाउंड्स रहता है। एवरेज हाइट मेल की रहती है। ब्रेन 90% हो जाता है एडल्ट वेट का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपने पास पॉइंटर्स में बनाने हैं। यहाँ पे मैं इनमें कुछ और समझा तो नहीं सकती आपको, क्योंकि ये तो एक तरीके से हमारे पास वैल्यूज ही हो गई। 6.5 ईयर्स में बच्चे के अंदर हम क्या देखते हैं? एवरेज एज एट विच द फर्स्ट परमानेंट टूथ कम्स इन, हाउएवर दिस एज वेरीज बेस्ड ऑन जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। बच्चे के जो दांत हैं, परमानेंट वाले दांत, मतलब जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, और पक्के वाले जो दांत होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं 6.5 ईयर्स से। थोड़ा चीजें वेरी करती है, क्योंकि मैं देखती हूँ क्लास में 7 ईयर्स 8 ईयर्स के बच्चों के भी दांत दूध वाले टूट रहे हैं आजकल, तो सब चलता है, इस तरीके का चेंजेस होता रहता है। प्यूबर्टी के फेज तक आते आते टेम्पोरल एंड पैराइटल लोब्स जो होती हैं ब्रेन की, जो कि लैंग्वेज और स्पेशल रिलेशनशिप के लिए होती हैं, वो फास्ट उनमें डेवलपमेंट होने लगता है। 6 से 11 ईयर्स का जो फेज होता है, इस पीरियड में ग्रोथ स्पर्ट ऑफ द प्यूबर्टी ग्रोथ रेट इज वेरी स्लो एंड स्टीडी। जो 11 ईयर्स तक का बच्चा होता है उसके अंदर प्यूबर्टी यानी जो भी उसके सेक्सुअल हार्मोन्स हैं वो इतने एक्टिवेट नहीं होते हैं, और उसका फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा होता है, तो खेल कूद में आपको ज्यादा नजर आएंगे बच्चे, भागना दौड़ना एक्टिविटीज करना, इन चीजों में नजर आते हैं। उसके बाद एवरेज वेट गेन ईच ईयर ड्यूरिंग दिस पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 पाउंड्स। और क्या क्या चीजें होती है इस तरीके से 7 ईयर्स में आप देख सकते हैं, 8 ईयर्स में देख सकते हैं। इनको आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आराम से फुर्सत से देख सकते हैं, मैं साइड में हो जाती हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मुझे आपको अलग से बतानी हो इसमें ऐड करके। ये सब पॉइंटर्स हैं जो मैं भी रीड कर सकती हूँ, वैसे तो थोड़ा टाइम ही सेव हो जाएगा, ये सोच रही हूँ मैं। हम आ चुके हैं पेज नंबर 5 पर। ओके, तो यहाँ से आप 11 ईयर्स तक का पूरा पॉइंटर्स देख लेंगे। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं थोड़ा सा छोटा सा, मुझे ब्रेक की भी से कोई ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे और मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, तो ये दोनों का हमारा काम हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पे 9 to 15 ईयर्स वाला भी एक फेज दिया हुआ है, इसका क्या काम है, ये क्यों बताया है? ये हमें बताया गया है यहाँ पे कि कौन से वो चेंजेस हैं जो आते हैं जिसके बाद चाइल्डहुड का फेज जो है वो ओवर हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, वरना बीच में इसका कोई काम था नहीं कि 8 से 10 ईयर्स के बीच में हम सब चीज़ों में ऐसे ऐसे डिफरेंसेस देखते हैं। 9 से 15 ईयर्स में हमने नोटिस किया है कि जो बच्चे के अंदर डिफरेंट जो भी फिजिकल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हम सेक्सुअल चेंजेस जो भी होते हैं वो यहाँ पे नजर आने लगते हैं ना, कि कैसे बॉडी ऑर्गन्स हैं जो फिजिकली नजर आते हैं उनमें चेंजेस होने लगते हैं, ब्रेस्ट में चेंज होने लगता है, पब्लिक हेयर्स जो होते हैं वो चेंज होने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं, हाइट में इंक्रीज आने लगता है, हिप्स जो होते हैं थोड़े से वाइड हो जाते हैं, शोल्डर्स भी वाइड हो जाते हैं। तो ये सारे हमें यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। 10 ईयर्स में और 11 ईयर्स में क्या क्या चीजें होती हैं? हाइट जो है, एवरेज हाइट जो होती है वो इतनी लगभग इतनी हो जाती है, वरना तो हाइट का ऐसा इश्यू रहता है कि कई लोगों की हाइट जो है वो 11-12 ईयर्स तक भी बहुत छोटी रह जाती है, बड़ी हो जाती है। तो वही मैंने आपको रीजन बताया, वो क्या रीजन था? वही हमने जेनेटिक जो बात की थी। 11 ईयर्स में भी आते आते इस तरीके से चीजें हो जाती हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने बात कर ली। अब आते हैं मोटर स्किल्स में, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इस फेज में मोटर स्किल्स कौन कौन से हम देखने को मिलते हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, और नहीं भी की थी, चलिए की तो थी वैसे, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। 2 तरीके के स्किल्स की हमने बात की थी। एक थे हमारे ग्रॉस स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, वो बेसिक स्किल जो हर बच्चा कर सकता है, और दूसरे थे फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब हो गया जैसे सुई में धागा डालना। सुई में धागा डालना मतलब, एक एग्जाम्पल के लिए मैं ये बात कह रही हूँ, चलना, बॉडी मूवमेंट करना, चीजों को होल्ड करना, ये वो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं जो हर बच्चा करता है, सब कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा काम जो बहुत ही बारीकी रखता है, प्रोफिशिएंसी रखता है, और उसे हर पर्सन नहीं कर सकता। मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला सुई में धागा डालना, वरना ऐसे बहुत सारे काम हैं जो फाइन मोटर स्किल में आते हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल एंड दूसरा क्या होता है? फाइन मोटर स्किल। तो हम देखेंगे कि मोटर स्किल्स में कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है इस फेज में। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग और बात यहाँ पे बता दूं, मैंने अभी आपको मोटर स्किल्स तो एक्सप्लेन किया, समझाया, मगर हम मोटर स्किल्स की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ये जो यहाँ पे जितना भी आपको नजर आ रहा है, अभी अंदर का तो आपने कंटेंट पढ़ा नहीं है इसलिए आप जानते नहीं है, पर मुझे पता है इसलिए मैं आपको पहले से बता सकती हूँ। मैं आपको इनफैक्ट दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे कि टीथ, बोन्स, मसल्स कैसे डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से होता है, और ऊपर भी उस बारे में बात करेंगे कि जो भी सेक्सुअल चेंजेस आते हैं गर्ल्स के अंदर या बॉयज के अंदर, उनका इम्पैक्ट किस तरीके से डेवलपमेंट पर आता है। और साथ ही साथ ये मसल फैट, इन सब के बारे में बात करने के बाद मैं आपको क्या दिखा रही हूँ अभी आप समझ जाएंगे।
हम आएंगे मोटर डेवलपमेंट की तरफ। तो जो मैंने आपको फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स अभी समझाए हैं, उनका यूज एक्चुअल में हम यहाँ पे करेंगे। ये टॉपिक देख के मुझे ध्यान में आ गया, क्योंकि पहले भी पढ़ाया है ना, तो देख कर ध्यान आ गया। अभी बिगिन करते वक्त तो मुझे माइंड में भी नहीं था, लेकिन जब एक्सप्लेन कर दिया तब ध्यान में आ गया कि यहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो दे आर मोर लाइक द फिजिकल डेवलपमेंट। ओके, कि किस तरह से जो भी बच्चों के अंदर इस फेज में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। लाइए मैं इसको चेंज भी कर देती हूँ आपके लिए थोड़ा सा। यहाँ पे जो भी मोटर स्किल्स आप पढ़ेंगे ही नहीं, दिए ही नहीं है जो आप पढ़ेंगे, वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जो मैंने आपको दिखाया है, मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है। दिस इज मोर गोइंग टू बी फिजिकल डेवलपमेंट कह सकते हैं, या क्योंकि फिजिकल ग्रोथ तो नहीं हो कहलाएगी, तो कुछ टर्मिनोलॉजी से बन नहीं रही है, बट आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी पहले अंदर पढ़िएगा, आप ही फैसला कीजिएगा क्या यहाँ पर होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। चलिए अब मैं आपको ये समझा देती हूँ। जो अटेंशन चेंज होता है या फिर बच्चों के अंदर जो भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है 8 ईयर्स ऑनवर्ड्स। गर्ल्स के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं बॉडी में। और 10 एक एवरेज टाइम होता है। 10 एवरेज इसलिए कहा गया है कि कुछ गर्ल्स का जिनकी बॉडी बिल्ड या फिजिक इस तरीके की होती है तो उनमें जल्दी भी देखने को मिल सकता है, तो वो 8 एक टाइम दिया है, मगर 8 में जनरली होता नहीं है। 10 एवरेज कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ गर्ल्स में लेट भी हो सकता है, डिले हो सकती है चीजें, तो वो 12 तक भी जा सकता है। बॉयज में टेस्टिकल्स का एनलार्जमेंट होने लगता है, बाकी की चीजें बॉडी में बदलने लगती हैं। ये मेल प्यूबर्टी मे बिगिन एज अर्ली एज 9, ऑल्दो 11 इज द एवरेज। अच्छा, इन एज में चिल्ड्रन ऑफ सेम एज आर फ्रीक्वेंटली एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर ग्रोथ एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट। बहुत ही क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद बच्चों के अंदर बॉडी में डेवलपमेंट शुरू होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो वो सेक्सुअल डेवलपमेंट की बिगिनिंग कितना पहले होती है, या फिर हम ये कहें कि जो ये वाला फेज होता है ना, जो हम स्कूल का ये जो टाइम ले रहे हैं, जो फेज ले रहे हैं, इस फेज में वो कौन से डिफरेंसेस होते हैं जो आने लगते हैं जिसकी वजह से प्यूबर्टी बच्चे गेन कर पाते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेशन होता है उनका बॉडी का और अपने बैलेंस का, फिजिकल का, वो चीजों का मेंटेन होने लगता है। फाइन मोटर स्किल्स में ऑल्सो वेरी वाइडली एंड इन्फ्लुएंस द चाइल्ड्स एबिलिटी टू राइट नीटली, ड्रेस अप्रोप्रिएटली एंड परफॉर्म सर्टेन कोर्स सच एज मेकिंग बेड्स और डूइंग डिशेस। बच्चे बहुत सारे काम अपने आप से करते हैं, और ये उनके फाइन मोटर स्किल्स की वजह से होता है कि वो काम को अच्छे से कर पाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको सुई में धागे डालने वाला एग्जांपल दे दिया था, वो इसीलिए समझाने की कोशिश कर रही थी कि इस एज में बच्चों के अंदर डिफरेंट स्किल्स में डेवलपमेंट हो रहा होता है, बट ये टॉपिक एग्जैक्टली मोटर स्किल्स से रिलेटेड नहीं है। देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन हाइट, वेट एंड बॉडी बिल्ड अमंग चिल्ड्रन ऑफ दिस एज रेंज। हर बच्चे में हमें चीजें अलग अलग दिखेंगी, ये बात तो हम 50 बार कर चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बिग डिफरेंसेस इन द एज एट विच चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। गर्ल्स में पीरियड्स देखने को मिलते हैं, बॉयज में भी बहुत सारे उनके आप देखते होंगे बियर्ड आने लगती है, बॉडी का चेंजेस आने लगते हैं, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये इसमें भी दोनों के ही केसेस में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जब गर्ल्स के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो वो भी उनको कहीं ना कहीं प्रेशर फील होने लगता है कि हम एडोलेसेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर वो खुश भी हो सकती हैं थिंकिंग दैट अब जो है हम बड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना उनको बड़े होने का बड़ा शौक होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें बच्चा होने का दिल करता है। खैर जो भी है, तो ये सब हम यहाँ पे देखते हैं, उनके अंदर वो चीजें डेवलप होनी शुरू होती है, मेंटली भी डेवलप होनी शुरू होती है कि हमारे अंदर कुछ चेंज हो रहा है, तो अब हम पहले जैसे नहीं है। बॉयज में भी हम बहुत सारे फिजिकल और इमोशनल चैलेंजेस देखते हैं होते हुए, लेकिन वो उतने ड्रामेटिकली नहीं होते हैं जितना गर्ल्स के साथ होती है चीजें। गर्ल्स थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होती है इन सब बातों में। ओके, बॉयज ऑफ दिस एज कैन बी वेरी कॉम्पिटिटिव एंड सक्सेस एट स्पोर्ट, सोशल पोजीशन में, प्लेग्राउंड में उनके उनके संग चीजें थोड़ा डिफरेंट हो सकती हैं। अब हमें पता है कि जो हेड होता है न्यू बॉर्न का इज 1/4 द साइज ऑफ द बॉडी एंड दैट ऑफ अ 6-8 ईयर ओल्ड इज अबाउट 1/6 ऑफ द बॉडी, एंड बाय एडल्टहुड इट विल बिकम 1/8 ऑफ द बॉडी। दूसरे वर्ड्स में कहें तो हेड बिकम स्मॉलर इन प्रोपोर्शन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एज वन ग्रोज। जो हेड होता है वो बाकी बॉडी के प्रोपोर्शन में छोटा हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हेड छोटा हो रहा होता है, बॉडी बड़ी हो रही होती है, तो हेड जो है वो उसके प्रोपोर्शन में हम यहाँ पे देखते जा रहे हैं ना, हर बार और छोटा होता जा रहा है, 1/4 फिर 1/6 फिर 1/8, तो हेड नहीं छोटा हो रहा है, बॉडी बड़ी हो रही है, उसकी वजह से हेड उसके प्रोपोर्शन में छोटा लग रहा है। अब मिडिल चाइल्डहुड में क्या क्या हमें डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, टीथ का, बोन्स का, मसल्स का। टीथ में क्या होता है, जब बच्चा 3 इयर्स का होता है तो बच्चे के 20 तक दांत होते हैं, और मिडिल चाइल्डहुड तक आते आते 28 टीथ हो जाते हैं, और सारे परमानेंट होते हैं, और अडल्ट में 32 टीथ होते हैं। बोन्स की बात करें तो बोन्स सारी ही बन चुकी होती है इस टाइम तक, और साइज में और स्ट्रेंथ में ग्रो कर रही होती हैं। बोन्स जो है वो ब्रिटल हो जाती है व्हेन देयर इज टू मच कैल्शियम इन देम एंड दे ब्रेक इजीली। During middle childhood there is
सफिशिएंट कैल्शियम इन द बोन्स टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। मसल और फैट की बात करें तो सारी बोन्स जो होती हैं वो फैट और मसल से कवर हो चुकी होती हैं। गर्ल्स का फैट ज़्यादा होता है बोन्स और मसल्स के अराउंड, और 7 से 8 ईयर्स में गर्ल्स जो है वो ज़्यादा फैट जो है वो गेन करने लगती हैं मसल आर्म्स में, लेग्स में, ट्रंक में, और बॉयज़ जो होते हैं वो कम फैट गेन करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स होती है ना उनकी बॉडी वेट और बॉय जो अभी हम पढ़ भी रहे थे, फैट और बॉडी वेट ये बॉयज़ के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आ जाते हैं मोटर डेवलपमेंट पे, जो हमारा अभी टॉपिक था पर होते होते फिर नहीं हो पाया था। अब मोटर डेवलपमेंट में बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हैव यू सीन 6 to 11 year old कमिंग आउट ऑफ देयर क्लासेस आफ्टर स्कूल इज ओवर, व्हाट वुड दे बी डूइंग? यस यू आर राइट, सम ऑफ देम वुड बी रनिंग, अदर वुड बी स्किपिंग एंड स्टिल अदर leaping onto narrow edges and balancing themselves। ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं इसमें बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को कोऑर्डिनेट करना सीख रहे होते हैं, उनका जो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स होते हैं वो कर रहे होते हैं। किसी भी छोटे बच्चे को पकड़ लीजिए 6 से 7 साल का, आप देखिएगा वो कभी भी, जैसे हम बड़े लोग चलते हैं ना, एक रास्ता है तो सीधे चल रहे हैं, सीधे नहीं चलेंगे, वो कभी किसी चीज के ऊपर चढ़ के कूदेंगे, फिर जंप करेंगे। ये बच्चे हैं इसीलिए ऐसा करते हैं, उनके हैबिट में होता है, बचपना होता है। तो ये सब चीजें वो करते हैं और इन सब की वजह से वो बैलेंसिंग सीख रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन सीख रहे होते हैं बॉडी का। वो ऐसा इंटेंशनली नहीं करते, या इंटेंशनली भी करते हैं अगर इन अ वे अगर हम कहें तो भी वो उनके डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है। The boys has two type of muscles, namely the large muscles such as those of the arms, legs, back, और smaller fine muscles जो कि finger, toes इसमें होती हैं। Muscular activity is possible because of their contraction and flexion. Different muscles plays in different parts and some parts of the body perform and control different movement। आप देखते होंगे कि हमारी जो बॉडी है, पूरी बॉडी किसी चीज के लिए वर्क कर सकती है, और कहीं कहीं पर हमें बस एक अपनी छोटी उंगली से ही काम करना होता है। जैसे मैंने अभी फिर से, मुझे वो सुई में धागा ढलने वाला एग्जाम्पल पता नहीं क्यों लौट लौट के आ जा रहा है। अगर उसकी बात करें हम तो उसमें हमारे हाथ का और आंखों का बड़ा ही बारीक काम है। लेकिन कोई ऐसी चीज, जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, हमें पत्थर दिखा या कोई भी रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखा, तो हमारी पूरी बॉडी वहां पे खुद को संभाल लेगी, वहां फिंगर काम नहीं करेगी या पैर की फिंगर काम नहीं करेगी, वहां पूरी बॉडी उसको बैलेंस कर लेगी। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग एक्शन के लिए हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स वर्क करते हैं, और सभी का अपने अपनी इंपॉर्टेंस है। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी दो टाइप का होता है, फाइन एंड ग्रॉस। अभी मैंने आपको बता ही दिया था पहले कि मूवमेंट ऑफ द फाइन स्मॉल मसल इज कॉल्ड द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, और मूवमेंट ऑफ लार्ज मसल इज कॉल्ड ग्रॉस मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। देखिए दोनों चीजें दी भी हैं आगे कि ग्रॉस मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में क्या होता है। There is a pencil lying on a table. Let us imagine how a 1-year-old child pick up and how a 3 years old and 11 years old pick it up. Generally the 1-year-old uses her entire palm to pick the pencil। अगर एक पेंसिल रखी है तो जो एक साल का बच्चा है वो कैसे उठाएगा, ऐसे उठाएगा, और जो 3 years का है उसका डिफरेंट तरीका हो जाएगा, उससे बड़े का अलग तरीके से हो जाएगा। तो ये चीज हमें क्या बताती है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके जो ग्रॉस मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है वो भी चेंज होता है, वो भी बदलता है, डेवलप होता है। फाइन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी वो प्रोफिशिएंसी गेन करता जाता है मूवमेंट में। दिस इज द पीरियड व्हेन मेनी एक्टिविटीज व्हिच इन्वॉल्व फाइन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कैन बी टॉट टू द चाइल्ड सच एज राइटिंग, नीडल वर्क, पेंटिंग एटसेट्रा। ये सब चीजें बच्चे एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया ना कि हम रास्ते में चलते हैं तो बच्चा सीधे नहीं चलेगा, उधर से घूमेगा, उधर से घूमेगा, जिगजैग करेगा, सब कुछ करेगा, तो उसकी हेल्प से वो धीरे धीरे उसका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है। अब अगर हम बात करें कि what will happen if we insist on making a child learn an activity before the muscles are ready for it? Yes, the muscles which are not yet completely formed will get damaged। muscles जब एक डैमेज हो जाएंगी तो क्या होगा, फाइन मसल्स प्रॉपर तरीके से बच्चा वर्क नहीं कर पाएगा। दिस इज द रीजन वाई चिल्ड्रन शुड नॉट बी फोर्स टू राइट बिफोर दे आर 4.5 to 5.5 years old। बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं ना, 2.5-3 साल के बच्चे जो किंडरगार्टन में, प्ले स्कूल में चले जाते हैं, उन्हें फोर्स नहीं किया जाता क्योंकि वो उनकी बॉडी इतनी ज्यादा सॉफ्ट और नाजुक होती है कि उनके ऊपर हम प्रेशर नहीं डाल सकते, तो उनको चीजें बहुत आराम से सिखाई जाती है। आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चों को तो पहले पेंसिल ही पकड़ना सिखाया जाता है। जो टीचर स्कूल में बच्चों के आने पर उनको पहली चीज सिखाना शुरू करते हैं वो पेंसिल को पकड़ना सिखाना शुरू करते हैं। कॉपी तो साइड में कर दीजिए आप, पहले वो पेंसिल को पकड़ते हैं। उसको पकड़ना, जब होल्ड करना ही सही से नहीं सीखेंगे तो लिख नहीं पाएंगे। तो ये भी यहाँ पर क्या हो रहा होता है, अब इसको अगर हम देखें तो ये ग्रॉस मोटर स्किल का डेवलपमेंट हो रहा होता है, क्योंकि वो पेंसिल को जब सही से पकड़ेगा नहीं तो वो बनाना नहीं सीख पाएगा, राइटिंग नहीं उसकी सुधर पाएगी आगे चल के। तो ये सब चीजें होती हैं। ओके, अब एक एज तक आते आते बच्चे जो होते हैं वो किसी भी स्किल को बहुत ही एफिशिएंटली सीख जाते हैं, तभी उनके अंदर फाइन मोटर स्किल डेवलप हो पाते हैं।
अब कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ और स्किल्स होते हैं 6 से 11 इयर्स के बीच में? मेरे ख़्याल से एक बार मुझे देखने की नीड हो रही है कि क्या-क्या टॉपिक बचे हैं, क्योंकि मैं चल तो बहुत स्पीड में रही हूँ, मुझे पता भी नहीं कि आज का वीडियो मेरा कितना लंबा जा रहा है। मेरे ख़्याल से मुझे एक बार देख लेना चाहिए। अब जो भी है मैं सोच रही हूँ इसको फिनिश ही कर देते हैं। थोड़ा बहुत की वजह से पूरा टॉपिक रहेगा, फिर अगला वीडियो 10 मिनट का भी नहीं होगा। तो थोड़ा-सा आप लोग भी मेरे साथ में कंटिन्यू करिए और हम इसको थोड़ा फटाफट करेंगे। एक्टिविटीज़ और स्किल्स क्या-क्या होते हैं 6 से 11 इयर्स के बीच में? At this time, the children will be able to throw a ball at an estimated distance, catch the ball, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स के संग रन कर लेंगे। आपने देखा होगा बच्चे बहुत से डांस करते हैं, गर्ल्स, बॉयज़ सभी इस एज में बहुत अच्छे-अच्छे डांस स्टेप्स कर लेते हैं, तो वो बॉडी के स्किल्स की वजह से ही होता है, मोटर स्किल्स की वजह से। दे कैन जज एंड स्टॉप अ स्मॉल बॉल, बैलेंस कर लेंगे। चिल्ड्रन एट दिस एज कैन बैलेंस एंड हॉप ऑन वन फुट फॉर लॉन्गर पीरियड्स। एट दिस एज कौन सी एज की बात हो रही है? 6 टू 11 ईयर्स, ओके। अब ध्यान रखिएगा कि इस एज की हम बात कर रहे हैं। जंप कर सकते हैं कुछ हाइट से, स्किप कर सकते हैं 2 लेग्स पे, बहुत सारे तरीके के गेम्स खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। आते हैं कौन-कौन से डिसऑर्डर्स इस एज में हो सकते हैं बच्चों को फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड। फिजिकल डेवलपमेंट में होने वाले डिसऑर्डर्स क्या-क्या होंगे? एडीडी दिया हुआ है, वैसे एडीएचडी भी एक डिसऑर्डर होता है और एडीडी भी होता है, जिसमें अटेंशन में डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। जब केवल अटेंशन में होने वाली डेफिशिएंसी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो वो एडीएचडी ना होके सिर्फ एडीडी रह जाता है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। लेकिन जब हाइपर एक्टिविटी भी उसके संग आ जाती है, तब वो एडीएचडी बनता है। ये बड़ी कॉमन बात है, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि एडीएचडी आपने सुना है, ज्यादातर लोगों ने एडीडी नहीं सुना होगा। अभी आप फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में क्लिनिकल में आप पढ़ेंगे इसको भी अलग से, तब आप जानेंगे, लेकिन अब मैंने अभी आपको बता दी ये बात। तो बहुत फिजिकल इलनेस की वजह से, इंजरीज, एक्सीडेंट्स होने की वजह से कई बार बच्चों को बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि डिसऑर्डर क्यों हो रहे हैं फिजिकल इलनेस में? इलनेस में तो डिसीजेज होती हैं, मगर डिसऑर्डर भी होते हैं। समझिएगा, हमारी हर तरह की फिजिकल इलनेस हम पर मेंटली अटैक करती है। आप सोच के देखिए कि अगर आप लंबे समय तक बीमार रहे हैं, बल्कि मुझे अपना ही एग्जाम्पल अभी आ रहा है कि मैं पिछले 15-20 दिनों से इतना ज्यादा बीमार थी कि एक पॉइंट पर आकर मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगा कि ये क्या है, मतलब मेरी सब पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो चुका है, मैं चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। सबसे ज़्यादा बुरी बात, मैं बोल भी नहीं पा रही थी। तो ये चीज़ें हमें कहाँ, एक पॉइंट तक तो हम इलनेस को डील कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद हम पर वो अटैक करने लगती हैं। अब ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे मुझे 15 दिनों के बाद जाके वैसा फील होने लगा, हो सकता है कोई 2 दिन में ही हो जाए, या हो सकता है मुझसे भी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ वाले लोग हैं जिनको फील ही ना हो, वो 30-35 दिन तक भी अपनी इलनेस को इलनेस की तरह ही देखें और ना करें। पर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, खैर वो सब बातें नहीं करते हैं। तो जितने भी हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें से कुछ जेनेटिकली भी हो सकते हैं। जेनेटिक वाला तो हम भूल साइड में नहीं कर सकते ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जो जेनेटिकल रीजंस की वजह से होते हैं, वो भी होते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। हाइपर एक्टिव, हाइपो एक्टिव और मोटर स्किल्स का एग्जीक्यूशन आगे पढ़ेंगे। हाइपर एक्टिव का मतलब क्या होगा? इस डिसऑर्डर में बच्चे जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्टेबल हो जाते हैं, इम्पल्सिव, इरिटेबल, मूडी, स्लो इन लर्निंग एंड इनअटेंटिव। अटेंशन को पूरा लूज कर देते हैं वो, और इस तरीके का डिसऑर्डर देखने को मिलता है। फिजिकली सच children tend to move from one side to another, cannot inhibit action and are constantly diverted by sound and objects. They are chaotic in their behavior and tend to forget what they are told to do. क्योंकि बच्चे का अटेंशन लूज हो चुका है, तो उसके जो फिजिकल मूवमेंट्स हैं वो इस तरह से नजर आएंगे कि उनमें नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैं भी अक्सर क्लास में छोटे बच्चों को भी देखती हूँ, बड़ों को भी देखती हूँ, सब तरीके के बच्चों को पढ़ाती हूँ, सब एज के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो एक चीज मैंने नोटिस की है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिस बच्चे का टेंशन क्लास में नहीं होगा, वो क्या करेगा? वो लिख नहीं रहा होगा तो मुंह में अपने फिंगर डाल लेगा, या विंडो से बाहर झांकेगा, या सीट से उठ के इधर उधर चला जाएगा, या दूसरों को डिस्टर्ब करेगा। तो ये उसके फिजिकल मूवमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, जो डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ जाते हैं। हाइपो एक्टिव कब होता है? चिल्ड्रन विद दिस डिसऑर्डर शो लेस देन नॉर्मल एक्टिविटी लेवल एंड एक्सेसिव डे ड्रीमिंग। अब वो शांत हैं, वो भी नॉर्मल से अवे हैं, वो भी अब नॉर्मल हैं, लेकिन उनके वो शांति वाला तूफान है। मतलब एक तो तूफान वाला तूफान होता है जिसमें बहुत ज्यादा बच्चा एक्टिव हो जाता है, जिसको हम हाइपर एक्टिव कहते हैं, और हाइपो एक्टिव में वो नॉर्मल से उसका डिक्लाइन देखने को मिलता है कि वो शांत है, वो मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। तो वो भी एक डिसऑर्डर की कैटेगरी होती है। वो आपको काफी क्वाइट दिखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ उनकी तरफ से हो रही है जो उनको ही हार्म कर रही है। Execution of motor skills. Children at this stage show wide range of individual differences in the execution of motor skills and their ability to master complex motor tasks. बहुत सारे बच्चे ग्रॉस मोटर स्किल्स में काफी इंप्रूवमेंट दिखाते हैं,
जिस जैसे कि स्पीड, पावर, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस. These children appear to be always in a hurry and their motor development is such that they can now ride scooters, wagons, bicycles. मैं देखती हूँ एक छोटा सा बच्चा मेरी कॉलोनी में है, मैंने उससे पूछा कि बेटा आप स्कूटी चला लेते हो? ही सेड कि हाँ मैं चला लेता हूँ, और वो अभी 9 ईयर्स का भी नहीं है. शायद आप और भी छोटे बच्चे को जानते हो जो सब कर लेते हो. आजकल के तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा कमाल के होते हैं. तो वो अपने अंदर उनके जो स्किल्स हैं ना, अब भाई स्कूटी चलाने के लिए 9 साल के बच्चे के अंदर बहुत ही अच्छे स्किल्स होंगे, तभी तो वो चला पा रहा है. तो ये सब हम देखते हैं कि कैसे मोटर स्किल्स का एग्जीक्यूशन वो कहाँ-कहाँ करते हुए नज़र आते हैं, कि कोई भी व्हीकल चलाने लगेंगे, है ना? कुछ ऐसा कोऑर्डिनेशन दिखाने लगेंगे, टीम रिलेटेड एक्टिविटीज़ में उनका कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, डांस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जो भी टीम रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही होती है, चाहे वो कोई किसी भी तरीके का स्पोर्ट हो, डांस हो, स्विमिंग हो, स्केटिंग हो, इन सब चीज़ों में वो दिखाते हैं. As for disorders in regard to these aspects, they may have certain congenital or acquired deficits in motor skill and activities. जब जिन बच्चों में disorders होता है, उनके अंदर हम इन सभी motor skills में कोई ना कोई deficiency देखते हैं. ये तो normal की बात हो रही थी कि जो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जिनके अंदर disorders होगा, उनके अंदर हमें बहुत सारी चीजें different देखने को मिलेंगी. कि कैसे many may not be able to show coordination of gross and finer motor skills due to deficiency or abnormality in their physique. Sometimes injuries may lead to certain deformity which may prevent these children involving themselves in different required and essential activities. तो कई बार इस तरीके की deficiency रहती है बच्चे के अंदर कि वो चाहकर भी चीज़ों को नहीं कर पाता है. तो कैसे रिकवर हो सकते हैं? धीरे-धीरे बच्चे जो हैं वो अपने इन चीज़ों में इन्वॉल्व होकर हो पाते हैं, लेकिन बच्चा खुद नहीं जानता कि मुझे कहाँ पे क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे कैसे बेटर होना है. जो उनसे बड़े हैं वो ध्यान देते हैं. एक चीज़ और देखा गई है कि certain cases children afflicted with polio may have problems in doing any physical activity. ये भी देखने को मिलता है. अब कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ फाइन मोटर स्किल्स. अब मैं थोड़ा सा क्विक हो जाऊंगी यहाँ पे, जिससे कि फटाफट से आगे बढ़ सके हम लोग. कैसे हम इसमें कर सकते हैं कि बच्चे जो है ना वो छोटे छोटे टास्क उनको दिए जाएं. बहुत बड़ा टास्क अगर हम किसी बच्चे को दे देंगे तो वो नहीं कर पाएगा. छोटे टास्क से होते होते हम धीरे धीरे उसको बड़े टास्क की तरफ लेकर जाएं तो बच्चा कर पाएगा. आपने देखा भी होगा स्कूल में डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, गेम्स होते रहते हैं. ये सब इसीलिए होता है कि बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप हो पाए. द एक्सटेंट टू विच चिल्ड्रन डेवलप देयर जेनेटिकल पोटेंशियल फॉर मोटर स्किल्स. मोटर स्किल्स वैसे तो बॉडी साइज, स्ट्रेंथ, ब्रेन नेचुरेशन पे डिपेंड करती हैं, लेकिन द एक्सटेंट टू विच चिल्ड्रन डेवलप देयर जेनेटिक पोटेंशियल फॉर मोटर स्किल्स डिपेंड्स ऑन टेम्परामेंट एंड पर्सनैलिटी फैक्टर्स सच एज एनर्जी लेवल. कितना बच्चा एग्रेसिव है, कितना परसिस्टेंस है उसके अंदर, कितना चीजों को डील करने की कैपेसिटी है, कितना वो एक्टिव है. ये सब चीजें भी उसको बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं कि कैसे बच्चा जो है वो मोटर स्किल्स डेवलप कर पाएगा. शाय चिल्ड्रन और चिल्ड्रन विद लो सेल्फ एस्टीम विल हैव डिफिकल्टी कंपीटिंग विद अदर चिल्ड्रन. बच्चा अगर बहुत ज्यादा शाय है तो भी नहीं कर पाएगा. तो ये कुछ चीजें बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकली इनबिल्ट होती हैं या फिर पेरेंट्स से जेनेटिकली रिसीव भी होती हैं, जिसकी वजह से भी वो मोटर स्किल्स में डेवलप नहीं हो पाता है. अच्छा, एक चीज और है, क्लास में कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, तो जब हम बार बार उन्हीं को डांस में लेते हैं, उन्हीं को एक्टिविटीज में लेते हैं, तो वो बच्चे रह जाते हैं जो आगे नहीं आ पाते. और जब बच्चे को मौका ही नहीं मिल पाएगा तो इस वजह से क्या होगा, उसके मोटर स्किल्स भी डेवलप नहीं हो पाएंगे. एक बच्चा जो सीख के डांस कर सकता है लेकिन उसको सीखने का मौका ही नहीं मिल रहा है क्योंकि अच्छा डांस करने वाले बच्चे हमेशा आगे आ जा रहे हैं. तो ये भी बात है कि अगर कोई जेनेटिक पोटेंशियल नहीं भी है या कम है तो उसको एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंसेस से इंक्रीज किया जा सकता है, बट बेस्ड ऑन कि हम बच्चों के टुवर्ड्स बायस ना हो. पार्टिसिपेशन, जितना बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, अभी वही वाली बात है मैंने कनेक्ट कर दी है, जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे. Progress in physical growth and motor development. There is a steady and sustained growth during this period. There is an increased ability to execute motor skills and master more complex and elaborate motor tasks. Variation in growth among children in this age group is apparent. Not only do children of the same age grow at different rates, children today are taller than they were in previous generation. मैंने ये बात आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी कि ऐसे तो धीरे धीरे हम इवॉल्व होते चले जाते हैं. बहुत स्लो चेंजेस हो रहे होते हैं, हमें अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन हमसे 100 साल बाद जिस स्कूल में जब चीजें पढ़ाई जा रही होंगी तो हम लोग एग्जाम्पल होंगे कहीं ना कहीं उस चीज में, कहीं ना कहीं हम भी काउंट किए जाएंगे. तो ऐसे करके धीरे धीरे जो है वो चीजें बदल जाती हैं, प्रोग्रेस होती है. बॉडी प्रोपोर्शन की बात करें, आपने देखा ना ये पूरी यूनिट जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में है, तो हर छोटी छोटी चीज को पकड़ा जा रहा है, हर छोटी छोटी चीज को एक बड़ा बड़ा टॉपिक बन के हम पकड़ रहे हैं. तो कहीं पर चीजें सिंपलर भी हैं तो इसलिए मैं क्विकली चल रही हूँ, बाकी आपको पता है कि वीडियो भी लंबा हो ही गया है तो इसलिए भी चल रही हूँ. खैर, बॉडी प्रोपोर्शन की जब हम बात करें तो इन एज में जो बॉडी का प्रोपोर्शन होता है वो बदलता है. एक तो हमने बात करी ली कि ब्रेन और बॉडी का जो होता है वो प्रोपोर्शन कैसे बदलता है, क्योंकि ब्रेन तो उतना मतलब ब्रेन सॉरी आई एम सो सॉरी हेड की बात कर रही थी मैं. हेड और बॉडी का प्रोपोर्शन कैसे बदलता है वो हमने पढ़ा ही था अभी. बाकी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें बदलती है, जैसे जो दांत हैं उनके
डेवलपमेंट में फ़र्क नज़र आता है, इंक्रीज़ होता है। और फेस जो है वो इंक्रीज़ होता है, लोअर पार्ट जो होता है फेस का, फेशियल डिस्प्रपोर्शन जो होते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में देखने को मिलते हैं। धीरे-धीरे माउथ में चेस्ट और ब्रॉडन होता है, फ्लैटन होता है, नेक लॉन्गर होता चला जाता है। मतलब कुल मिला के बॉडी में हम अगर प्रोपोर्शन की बात करें, तो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। सब में हमें फ़र्क देखने को मिलता है। अब बेबी फैट जो होता है वो बच्चों का चला जाता है और उनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा स्लिम और नैरो हो जाते हैं। एक बहुत छोटे बच्चे की गाल पकड़ के हम लोग ऐसे खींचते हैं, लेकिन जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी स्किन थोड़ी-सी टाइट लगती है हमें, तो वो फ़र्क भी हमें इसी को बेबी फैट कहा जाता है, जो कि बदलने लगता है। बेबी टीथ भी जो है वो चले जाते हैं और 6 के बाद धीरे-धीरे बच्चों के जो है स्टेबल टीथ जो है वो आने लगते हैं। शेप जो होती है चाइल्ड के फेस की वो चेंज होने लगती है, परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे दी हुई हैं कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। The eyes have not yet reached their final shape and size. Many children between 6 to 8 years of age are slightly farsighted, but this condition corrects itself between the age of 8 to 10. जब उनकी आईज जो होती हैं वो अडल्ट आई साइज के अकॉर्डिंग हो जाती हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि क्या क्या हमें नज़र आता है। शोल्डर्स राउंड हो जाते हैं, स्पाइनल कर्वेचर में थोड़ा सा स्लाइट चेंजेस आता है, एब्डोमेन में चेंजेस आते हैं, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाती है। ब्रेन ग्रोथ हैज एसेंशियली बीन फिनिश्ड बाय एज 10 और 12, इस एज तक आते थे ब्रेन की जो ग्रोथ है वो भी चेंज हो जाती है, मतलब स्टेबल हो जाती है। बोन ग्रोथ भी काफ़ी हद तक फिक्स हो जाती है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद बोन्स बदलती नहीं रहती हैं, बढ़ती नहीं रहती हैं, वो फिक्स हो जाती हैं। मसल और फैट की बात करें, अभी हमने पढ़ा ही था कि किस तरीके से मसल्स और फैट जो है वो चेंज होता है या इंक्रीज होता है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में साइज़ और स्ट्रेंथ का फ़र्क आता है। क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अब मुझे एक और ब्रेक की रिक्वायरमेंट हो रही है, आप इसको फटाफट से रीड कर लीजिए क्योंकि वीडियो तो अब चल ही रहा है, लंबा-चौड़ा जितना भी हो गया है। तो वापस आ जाती हूँ मैं। हाँ, हार्ट ग्रोज मोर स्लोली ड्यूरिंग स्कूल ईयर्स एंड इज प्रोपोर्शनली स्मॉलर देन एट एनी पीरियड ऑफ लाइफ। ये पॉइंट अलग से ध्यान में रखिएगा, मार्क कर देती हूँ मैं। ये जो हार्ट की जो ग्रोथ होती है ना, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। बाकी बॉडी फैट की बात करें तो 15% ऑफ द एवरेज स्कूल एज चाइल्ड्स टोटल बॉडी वेट, जितना भी बॉडी फैट होता है। गर्ल्स जो होती हैं वो ज़्यादा बॉडी फैट गेन कर लेती हैं 6 की एज तक, लेकिन अगर उनकी ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट है तो फिर ये चीज़ें बदल जाएंगी और एडोलेसेंट तक आते आते काफ़ी फ़र्क हो जाता है। कहाँ थे हम? द चाइल्ड हु इज ओवरवेट लूजेज आउट इन एक्टिव प्ले, जिसकी वजह से वो स्किल्स भी एक्वायर करने में पीछे रह जाता है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा बॉडी जिनकी फैट होती है वो डांस वांस में उनको नहीं लिया जाता या फिजिकल एक्टिविटीज़ में उनका उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है। ओके, तो ये सब हम चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली। लंग्स भी ग्रो करने लगते हैं, ये सब फिजिकल चेंजेस का पार्ट है, तो इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम इज क्वाइट मैच्योर बाय द टाइम द चाइल्ड इज इन स्कूल, चीज़ें काफ़ी बदलने लगती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट की समरी पढ़ लेते हैं। ये समरी है, क्या क्या चीज़ें आप देखेंगे, क्या क्या चीज़ें बदलती हैं। इनको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। बुक है आपकी तो बुक के लिए तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंटर्स हम पढ़ चुके हैं वो सारे हैं। आगे आते हैं, मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या क्या होता है। मोटर स्किल्स आर फाइन कोऑर्डिनेशन एट विच द स्मॉलर मसल्स प्ले अ मेजर रोल। चाइल्डहुड इज ऑफ्टन कॉल्ड एन आइडियल एज फॉर लर्निंग मोटर स्किल्स, देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस फॉर दिस। पहले बच्चों की जो बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो लर्निंग ईजी हो जाती है, चीज़ों को करना बच्चों के लिए आसान होता है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, फाइन मोटर स्किल्स को सीखना मेंटली तो बच्चा कर सकता है बट फिजिकली उसको टाइम लगता है। चिल्ड्रन ऑन द होल मोर एडवेंचरस देन ग्रोन अप पीपल, बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस भी होते हैं, इसलिए किसी भी काम को कर लेते हैं। ये सब रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। मोटर स्किल्स आर रिफाइंड एंड एक्सपेंडेड थ्रू प्ले एंड एंडलेस प्रैक्टिस। चिल्ड्रन परफेक्ट 6 बेसिक मोटर बिहेवियर्स: रनिंग, जंपिंग, सीक्वेंसिंग, फुट मूवमेंट, बैलेंसिंग, थ्रोइंग एंड कैचिंग। ये हमें कुछ हमारे मूवमेंट्स हैं जो हमें बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं। जंपिंग काफ़ी अच्छा एक एक्टिविटी होती है जो मोटर कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथ डेवलप करता है। 7 इस तक आते आते बॉयज़ जो होते हैं वो वर्टिकल जंपिंग ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, और हॉपिंग में गर्ल्स ज़्यादा एक्टिव होती हैं, राइट। तो ये सब हमें यहाँ देखने को मिलता है। वही सब बातें हैं, कुछ चीज़ें तो अननेसेसरीली रिपीट कर रखी हैं। अब ये सब पॉइंट्स हैं, इनको भी हमें कंप्लीट करना है। यानी कितना बचा है, मैं तो अब ये सोच रही हूँ कि बचा कितना है, उसके हिसाब से स्पीड मेंशन करूँगी। क्या क्या, ओके फाइन, ये हमारा हैंड है, थैंक गॉड। मोटर डेवलपमेंट्स कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, कि रनिंग, जंपिंग इन सब में करते हैं।
स्किल्ड मूवमेंट्स कर लेते हैं जो कि उनके स्पोर्ट, गेम, म्यूजिक, हॉबीज होंगे। रिएक्शन टाइम इंप्रूव हो जाता है, मतलब कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर पाते हैं। आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव हो जाता है। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन करने लगते हैं। लेफ्ट राइट डिस्क्रिमिनेशन इंप्रूव हो जाता है। हैंडेडनेस इज वेल एस्टैब्लिश्ड, तो फाइन मोटर स्किल इंप्रूव हो जाते हैं। अभी जो पीछे रह गया है, लाइए उसको मैं कवर कर दूं। आज तुम पर आगे पीछे करके पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन हम कहाँ पे बात कर रहे थे? जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो यही था कि क्या क्या हमें मोटर स्किल्स देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, उन्हीं का समरी हमने नीचे पढ़ी थी कि हैंडेडनेस इज वेल एस्टेब्लिश्ड बाय द एज एंड 6 स्मॉल मसल एक्टिविटी, आर्टिस्टिक स्किल जो होते हैं वो बच्चे कर लेते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ स्कूल एज बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर सकते हैं। आप देखते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना है उसमें ना केवल माइंड फोकस हमें चाहिए, बल्कि हाथों का भी बहुत अच्छा उसमें यूज होता है, और उसी की वजह से हो पाते हैं। तो ये तभी हो पाता है जब हैंडेडनेस अच्छे से हो पाता है, और आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव हो जाता है। ये सब हमने पॉइंटर्स में आगे पढ़ लिया था खैर, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। Despite the steady progress in fine motor and eye-hand skills, school-age children become noticeable more clumsy and less well coordinated during their growth spurt years. भले ही बच्चे इस काम को इस वक्त कितना अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन वो परफेक्शन को एक्वायर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली बच्चे ही होते हैं। प्यूबर्टी के बाद जब वो एडोलेसेंट की कैटेगरी में आते हैं, तब चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, और वहाँ पर जो हम डेवलपमेंट देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि ये पूरी यूनिट ही इन बच्चों के बारे में चलेगी, तो अगले 3-4 वीडियोज़ में हमारा यही सब टॉपिक चलता रहेगा। आपको एक बार इस बुक से अच्छे से रीडिंग करने की ज़रूरत है। वैसे तो मैंने समझाया है बहुत अच्छे से इस वीडियो में, लेकिन आपने देखा कि यूनिट को कंप्लीट करने की वजह से मैं काफ़ी चीज़ों को आपके सामने छोड़कर आगे बढ़ती गई हूँ कि आप उनको रीड करेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में रीडिंग वाला ही पार्ट था। वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हो। तो आप नोट्स बनाइएगा सारे टॉपिक्स के, और पॉइंटर्स उनमें ज़रूर बनाइएगा। खैर, आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट्स में ड्रॉप कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। चलिए, ध्यान रखिए अपना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।